हमने मतलब टेक्स्ट को गेट करना, टेक्स्ट के ऊपर उसको चेक कराना कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, इस तरह का अगर एम्प्टी है तो किसी जगह पे एरर शो करवाना, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। तो अब इसमें यही है कि ये 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पूरा प्रोजेक्ट या कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें इन चीज़ों के साथ आपका बार बार वास्ता पड़ता है। तो जब ये पता होंगी कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं मतलब फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कैसे कनेक्ट होता है, ये सब कुछ पता होगा, तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। बाकी एक नई एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट होती हैं, फिर उसके बाद आपका एक एक्टिविटी से दूसरे में कैसे जाना, यानी कि जैसे अब आपके पास जो है साइन अप का फॉर्म, तो साइन अप से लॉगिन में जाना है तो कैसे जाना है, तो एक लाइन का कोड है स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, आगे हमारे जिस एक्टिविटी में होते हैं वो कॉमा जिसमें जाना है वो एक्टिविटी। तो बस ये 4-5 चीज़ें हैं, ये जब आपको पता होंगी पीछे चीज़ बचती कोई नहीं है। बाकी आपका बार बार वही बात आती है कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, जब आप स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो करते हो तो बाकी की कोडिंग वो खुद बहुत आपको दे रहा होता है। अब अगर आप देखें कि पिछली क्लास में मैंने जस्ट यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे स्ट्रिंग के बाद, तो जस्ट जब मैंने नीचे ये चेक करने लगा था एम्प्टी फील्ड, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि इफ नेम डॉट मैंने डाला तो उसने खुद ब खुद आगे मुझे दे दिया। तो यहीं से बंदे को पता चल जाता है कि अब मैंने उसके आगे करना क्या है, मतलब बाकी की सजेशंस वो आपको ऑटोमेटिकली दे रहा होता है। तो सिर्फ आपको बात ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी या क्या लिखूंगा तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, बस इतनी सी बात है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद पीछे इतनी कोई चीज़ नहीं बचती। तो क्योंकि बाकी ये जो कोड है, हम बार बार वही रोला है कि हम सिर्फ कोड की लाइनें देख के परेशान हो जाते हैं, ये नहीं देखना कि कोड के अंदर है क्या। क्योंकि अब देखो, अगर आप ये देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका 42 नंबर लाइन से लेके 63 तक, यानी कि तकरीबन 20 लाइनों का ये कोड है। तो अब 20 लाइनों का कोड देख के अब बंदा परेशान हो जाता है कि 20 लाइनें मैं कैसे याद करूंगी। तो उसमें 20 लाइनें ये हैं कोई नहीं, एक्चुअली ये 2 लाइनें ही हैं, बस वही बार बार नीचे रिपीट हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे जहन में रखनी है बस। इसके अंदर आप जैसे कि अगर इन लाइनों में देखो उस हिसाब से, तो यहाँ पे 4 लाइनों का कोड है। तो अब 4 लाइनें को नहीं है, बाजार ये एक ही लाइन है, क्योंकि बाकी के तो वही कोड बार बार आपका रिपीट हो रहा है। जस्ट आपने यहाँ पे नेम चेंज किया, यहाँ पे अगले वेरिएबल का नाम लिख दिया, बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके से आपने इनको देखना होता है। अब ये जैसे कि फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कनेक्ट है, तो उस हिसाब से ये भी कुछ 7-8 लाइनों का कोड है। तो ये भी बाज़ाहिर 7-8 का नहीं है, जस्ट एक लाइन का कोड है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है तकरीबन 77 लाइनों का कोड, तो जब हम इसकी उस हिसाब से बाइवर्केशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तकरीबन तकरीबन जो है कम से कम 7 से 8 लाइनों का कोड है पूरी इस एक्टिविटी के अंदर, बस। ठीक है, तो इसलिए आप ये कभी भी ना देखो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर जो कोडिंग हो रही है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ठीक है ना, उसके अंदर आप जस्ट ये देखो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोडिंग जो है वो कोडिंग है क्या। तो कोडिंग का जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा खुद ब खुद पता चल जाता है। वैसे देखो, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो है इसके अंदर, अब जैसे ये दे रहा है कि नेम डॉट लेंथ लेस देन 3, तो यहाँ से ना ये टेक्स्ट है जो भी चीज़ है ये पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने जो है करेक्टर चेक कर रहे हैं कि अगर ये 3 से कम है तो हम कोई एरर दे दें या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो अब मैंने ये नेम लिखा था, जैसे देखो जस्ट मैंने अब डॉट डाला, तो डॉट डालूंगा ये देखो उससे रिलेटेड इसने सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे दी। अब मैं यहाँ पे चेक करा सकता हूँ कि अगर इक्वल है इस टेक्स्ट के तो ये काम कर दो, अगर एम्प्टी है तो ये काम कर दो, जो भी आपका यहाँ पे मर्जी है करा दो। ठीक है ना, इक्वल मतलब कि आप एक्स ऐसे लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये नेम जो है वो ऐसे करके लिख लो कि मिस्टर ABC के बराबर है, तो आप फलां काम करो, बेशक एरर दो या कोई काम करो जो मर्जी आपने उससे करवाना है, तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। अब ये नहीं कि इफ की स्टेटमेंट लगी और उसके अंदर जस्ट आप एरर ही चेक करवा सकते हो, एरर नहीं करवा सकते, बहुत कुछ करवा सकते हो। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। तो हम तो यहाँ पे जस्ट एरर चेक करवा रहे थे
लेकिन आपकी मर्जी है कि आप इधर क्या करवाना चाहते हो, कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है तो यहाँ पे आपने उससे काम क्या लेना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। बाकी अब इसमें देखो कि हमने काम वही किया था कि ये कल एरर चेक किए, मतलब हमने चेक किया कि कोई फील्ड हमारा एम्प्टी तो नहीं है। फिर उसके बाद हमने बाकी की चीज़ें चेक की। अब देखो मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा यहाँ पे, तो ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल का नहीं बल्कि इसका लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम एडेड टेक्स्ट नेम या जो भी चीज़ है उसका वो लिखेंगे। अगर ये सजेशन नहीं देता तो फिर दोबारा से देख लो कि क्यों नहीं दे रहा। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। बाकी की भी हम एरर मतलब अगर चेक कराने हैं तो मैं तो एरर ऊपर टेक्स्ट व्यू रिजल्ट में शो करवा रहा था, आप उन फील्ड्स के अंदर भी ऐसे ही चेक करवा सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि आप जस्ट यहाँ पे मतलब ये सेट एरर जो है हमारा, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे पेस्ट कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। वैसे मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम बचे, लेकिन आप टाइप कर लेना। तो ये आ गया। यहाँ पे हमने जिस फील्ड का नाम लिखना है, देखो मैं पासवर्ड चेक कराना चाहता हूँ तो मैंने पासवर्ड का लिख दिया। पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे चेक कराना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ईमेल अगर एम्प्टी है तो उसका एरर आए, तो मैं यहाँ पे ईमेल का लिख देता हूँ। ईमेल के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक और जो चीज़ है वो ये है कि सिटी रहता है। तो सिटी का अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं सिटी कर देता हूँ ये वाला। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो रह गया है वो भी नेम ही है, तो इधर भी हम टेक्स्ट नेम ही करेंगे। तो ये हमारे पास जस्ट इतनी सी चीज़ है। तो इसमें अब आपने एरर हमारे मतलब कि अगर कोई फील्ड एम्प्टी हुआ तो ये पहले चेक करेगा कि कोई हमारे पास फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है ना। तो ये आप उसके बाद जो भी आपने उससे काम करवाना है, आप उससे काम वो करवा सकते हैं। अब एक चीज़ आपकी और होती है जिसके साथ आपका बड़ा वास्ता, और शायद आप ही दोनों में से किसी ने मुझसे पूछा था या किसी और ने पूछा था, मुझे नहीं याद, कि वो एक अलर्ट बॉक्स होता है, वो क्या चीज़ होती है। तो अब वो एक मतलब कि जैसे कि अब आपको चीज़, कोई भी चीज़ है उसको डिलीट करने लगते हो तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है या कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आप क्या वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, यस और नो, या कुछ इस तरह का कोई भी दो बटन बने होते हैं, तो उसको अलर्ट बॉक्स बोला जाता है। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी कि पहले तो ये फील्ड चेक करे। अगर ये फील्ड सारे कोई भी एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे पहले तो मैं टेक्स्ट व्यू पे शो करा रहा था ना कि आप जो भी आपने नाम लिखा है वो उस टेक्स्ट व्यू में जाके रिजल्ट शो करवा दो। मैं आप कहता हूँ चलो जी टेक्स्ट व्यू में रिजल्ट ना शो करवाओ, मुझे यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स शो करवा दो। अब अलर्ट बॉक्स होता क्या है, उसके लिए भी देखो कि हम सबसे पहले उसको भी हम, जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो उसको भी हम इधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं या उसी फील्ड के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैंने कल या पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जो ऊपर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, उनका फ़ायदा होता है। जो हम यहाँ पे करते हैं उनका एक नुकसान भी होता है। मैंने फिर कहा था कि नुकसान क्या होता है, मैं नेक्स्ट जाके बताऊंगा। अब नुकसान ये है कि देखो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिखने की बजाय मैं इधर यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँ, लेकिन डिक्लेयर करने से पहले मैं एक काम और करता हूँ। मैं, क्योंकि ये देखो आपका जो लॉगिन वाला कोड है, ये बटन वाला सॉरी कोड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 33 से लेके इस वक्त लाइन नंबर 74 है, मतलब ये बीच में 4-5 लाइनें एम्प्टी हैं। तो यानी कि यहाँ तक कर लो। अगर इस कोड के दरमियान मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहूँ जो ये मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, वेरिएबल ये वाले हैं ना, नेम सिटी ईमेल पासवर्ड, यानी कि इधर से लेके इस ब्रैकेट तक या इस ब्रैकेट तक मैं अगर इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यानी कि देखो मैं यहाँ पे भी अगर नेम लिखूंगा तो इसको कोई इतराज़ नहीं है, इसको पता है कि ये नेम कौन सा है, ये ऊपर वाले नेम की बात कर रहा है। ये देखो ये सिलेक्ट हुआ है। मैं अगर यहाँ पे भी आके करता हूँ, मैंने लिखा नेम, तो देखो यहाँ पे आके उसको मसला आ गया, वो एरर देना शुरू हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ इस ब्रैकेट के अंदर मैं अगर करता हूँ ऐसे, तो देखो अब आपके पास यहाँ पे भी उसको मसला है। क्यों मसला है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो यहाँ से किया, इस ब्रैकेट के अंदर किया। तो ये ब्रैकेट जहाँ पे जाके क्लोज होगी, उससे बाहर आप उस वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर सकते। उसके अंदर बेशक 1000 या 1 लाख लाइनों का कोड है, आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, लेकिन जो ही वो ब्रैकेट आपकी क्लोज होगी उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब देखो ये नेम मैंने यहाँ पे लिखा तो इसको मसला कोई नहीं है,
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इस ब्रैकेट के बाहर लिख लूँ, देख लो मसला कोई नहीं, वो आपको सजेशन दे रहा है नीचे से आपकी, उसको कोई मसला नहीं है। मैं जहाँ पे लिख दूँ उसको कोई मसला नहीं है, उसको पता है। लेकिन जो ही मैं इस ब्रैकेट के बाहर आता हूँ किसी भी जगह पे, अब यहाँ पे उसे मसला है, वो देखो इसको रेड कर रहा है। तो ये नुकसान होता है आपका इन वेरिएबल्स का जो लोकल डिक्लेयर्ड होते हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई वेरिएबल जिसको आपने बार बार यूज करना और कहीं पे भी यूज करना हो, ठीक है, तो उसको आप बेहतर ये है कि आप यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर लो। क्योंकि ये ऊपर टॉप, फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ नेम। ये इतनी सी बात लिखी, स्ट्रिंग नेम। इधर भी तो मैंने वही लिखा था ना, स्ट्रिंग नेम। अब मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने वेरिएबल ऊपर ऑलरेडी स्ट्रिंग का डिक्लेयर किया हुआ है, मैं इस स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। तो अब देखो ये नेम मेरा यहाँ से भी एक्सेसिबल है, मैं अगर इसके ऊपर जाऊँ यहाँ पे भी वो एक्सेसिबल है। अगर मैं नीचे चला जाऊँ कहीं पे भी, यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे भी आपका वो नेम का वेरिएबल एक्सेसिबल है। मैं इसके बाहर आ जाऊँ यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका, मतलब जहाँ पे भी आप जाओगे आपका वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। क्यों? क्योंकि आपका वो जो भी वेरिएबल है वो अब एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है ना, आम वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो किसी भी जगह से। ये आपकी एक तो चीज़, मैं सारे को अंडू कर रहा हूँ। तो आपके पास अब अगली जो चीज़ आती है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल्स का जो है ना फ़ायदा या नुकसान है। मैंने कई जगह पे ऐसे ही किया हुआ है कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो ग्लोबल किया है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मुझे उस वेरिएबल को सिर्फ उसी जगह पे ज़रूरत थी, आगे कहीं भी नहीं ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर लिया। तो ये आपका मतलब हमारे पास जो है ना एक चीज़ आती है। तो अब हमारे पास अगला जो काम है, एक ब्रैकेट मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया शायद, ये आ गया। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, सारा कुछ हो गया जो भी है, देखो मैंने इसको, अगर मतलब काम ये सेम करेगा चाहे आप ऊपर डिक्लेयर करो नीचे करो। तो ऊपर अगर मैं करता हूँ तो स्ट्रिंग मैं ऐसे जाके सारे वेरिएबल भी इकट्ठे डिक्लेयर कर सकता हूँ, बार बार मुझे स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने वो की है। तो नीचे आपको फिर ये स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप डायरेक्ट उसको उधर से एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रिंग लिख देते हो तो वो इसको एक नया वेरिएबल डिक्लेयर के तौर पे लेगा, वो इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, इसको नहीं एक्सेस करेगा, क्योंकि जो इससे पहले नज़दीक तरीन होता है पहले वो उसको एक्सेस करता है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि हमने क्या करना है, कि हमने यहाँ पे कि जब डाटा हमारा डिक्लेयर हो जाता है सारा, मतलब चेक करता है वो फील्ड, तो फिर वो क्या काम करे, वो जो है ना हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स शो करे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी इस जगह पे कि इफ़ नेम इज़ इक्वल ABC, तो फिर आप एरर शो कराओ, ये वाला, अदरवाइज ना कराओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, अब ये यहाँ पे ये नहीं चेक करेगा कि ये फील्ड जो है वो एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि मैंने इसको चेंज ही कर दिया ना, एम्प्टी की तो मैंने यहाँ से कंडीशन ही हटा दी। मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि अगर वो इक्वल है, यानी कि एम्प्टी का मैंने कहीं कहा ही नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके एम्प्टी का मैं कुछ कहता हूँ, एम्प्टी है या नहीं है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो ही हमारा नेम जो है वो ABC की इक्वल होगा, ये देखो मैंने ईमेल लिखा, ये पासवर्ड लिखा, ऊपर वाला नेम हमारा एम्प्टी है। तो जो ही मैंने इसको, अब हमारे पास जो बटन आता है क्रिएट अकाउंट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो देखो अब यहाँ पे आके हमारे पास वो क्या चीज़ कह रहा है, एक चीज़ ये वाला एरर शो कर रहा है वो, क्योंकि इसकी लेंथ भी 3 से कम है, वो इस वजह से ये एरर शो करेगा कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड एंटर, या जो भी मैंने लिखा है, ये देखो वो एरर शो करेगा, प्लीज़ इंटर वैलिड एंटर, मैंने जो भी लिखा था यानी वो इसको देख ही नहीं रहा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं जो ही नेम लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ नेम 1 2 3, ये ABC के इक्वल ही लिख देता हूँ, अब ये इक्वल है। तो अब क्या हुआ, मैंने जो ही इस पे किया, अब एक चीज़ और देखना, आप गौर करो कि मैंने ABC लिखा, लेकिन इसको तो ये एरर देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने इधर ABC कैपिटल में लिखा है और इधर स्मॉल में लिखा हुआ है। मतलब ये कि एग्जैक्ट मैच, इक्वल का मतलब ये होता है एग्जैक्ट मैच। तो केस सेंसिटिव ये होता है। तो आप यहाँ पे अगर ऐसे करके बड़ा लिख देते हो, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास वो एरर आता है या नहीं। तो देखो वो एरर हमारे पास आ गया। तो ये आप कोई भी काम इससे करवा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रट्टा नहीं लगाना
कि हम जस्ट बस यही काम कर सकते हैं। तो खैर ये तो जस्ट समझाने के लिए था। अब हम अलर्ट बॉक्स पे आते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब ये हमारा कोई भी फील्ड एम्प्टी ना हो तो यहाँ पे एक अलर्ट शो होना चाहिए। तो अलर्ट के लिए देखो कोई बड़ी बात कोई नहीं है, आप टॉप पे डिक्लेयर कर लो या नीचे कर लो, वो आपकी मर्जी। अब आपको फ़ायदा पता ही है कि टॉप पे डिक्लेयर करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है और नीचे करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान है। तो मैं टॉप पे ही कर रहा हूँ। अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए आप जस्ट ये लिखते हो अलर्ट डायलॉग डॉट, अब ये एक लाइन है, इसको रटा लगा लो बेशक, बस इतना लिख के अब इससे आगे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो मर्जी है नाम लिख दो इसका, आपकी मर्जी। मैं बिल्डर ही कर रहा हूँ, बिल्डर करके मैंने ये इस तरीके से कर दिया। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रिंग के अलावा यानी कि जो डाटा टाइप्स होती हैं इसके अलावा अगर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, जैसे कि आपका टेक्स्ट व्यू है, एडिट व्यू है, आपका बटन है या कोई इस तरह की चीज़ है, उनको अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उसको आपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट भी करवाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपका अलर्ट बॉक्स जो है ये भी एक किस्म का आपका फ्रंट एंड ही है। आइकन करते हैं आप, तो ये आपका फ्रंट एंड ही होता है। इसलिए इसको आपने क्या करना है कि आपने इसमें आके सिंपल अब इसको डिक्लेयर करना है। जैसे ये हमने कनेक्ट कराया ना इसको फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ ऐसे, तो इसको भी कनेक्ट करवाना है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ्रंट एंड में तो हमने कोई अलर्ट बॉक्स बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करेंगे, किसके साथ हम कनेक्ट कराएंगे। ये फ्रंट एंड का ही फंक्शन होता है लेकिन ये बैक एंड से बनता है। हमेशा याद रखना, आप ये टेक्स्ट व्यू, ये एडिट टेक्स्ट, ये बटन, इमेज व्यू सब कुछ बैक एंड से भी बना सकते हो। मतलब आप फ्रंट एंड में बेशक ना बनाओ, यहाँ पे बेशक इधर से ना बनाओ, इधर आके आप बनाना चाहो यहाँ से भी आप बना सकते हो डायरेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा और तरीकाकार होता है बनाने का, तो वो ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि थोड़ा सा पेचीदा सा होता है, कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। तो इसलिए ज़्यादातर ये फ्रंट एंड से ही बनाया जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं अलर्ट बॉक्स, बिल्डर शिल्डर या प्रोग्रेस डायलॉग एक होती है ऐसे गोल गोल सी घूमती है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आपकी बैक एंड से ही बनती हैं। फ्रंट एंड में इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ये बनती हैं। ठीक है, तो अब आपकी एक चीज़ है कि मैंने ये वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया। अब अगर देखो बात वही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी इसको उस फ्रंट एंड वाले के साथ एक किस्म का कनेक्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट अब अलर्ट बॉक्स की कोडिंग करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मैंने कोडिंग की, मैंने लिखा बिल्डर डॉट सेट टाइटल, टाइटल मैंने कुछ ये लिख दिया। मतलब ये कि मैंने उसे कहा कि भाई चेक करो ये सारी कंडीशंस अगर इक्वल हैं, तो मतलब पहले मैंने उसे कहा कि तुम चेक करो कि नेम इक्वल ए बी सी के है तो ये एरर दो, अगर वो ए बी सी के इक्वल नहीं है कोई और है तो फिर आप ये चेक करो कि इसके अंदर जो हमने करेक्टर लिखे हैं वो 3 है या 3 से कम है। अब ये आप सारी कंडीशन ये वाली सेम वाली ना एक जगह पे भी लिख सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि बार बार एल सेफ लिखो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब इकट्ठी आप दो चीज़ें भी चेक करवा सकते हो। अब यहाँ पे देखो ना, पहले वो सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा है, तो ये जब ट्रू होती है तो फिर वो अगले पे चला जाता है। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल एक चीज़ बीच में से नई आ गई है कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि वो पहले चेक करे कि ये जो नेम है ये एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, मैं साथ ही चाहता हूँ कि वो ये भी चेक करे कि ये जो नेम है वो ए बी सी तो नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक काम है, कोई एक काम है या दोनों काम है, मैं पहली बात है कि दोनों पे आता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि दोनों ये काम हुए हैं तो फिर तुम ये एरर शो करवाओ। ठीक है, मैं फिलहाल इसको ज़रा हटा देता हूँ, 3 वाले को ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखो मैं आप कहने का मेरा मतलब क्या था, मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा पहले देखो, पहले इसकी कंडीशन ये है, नीचे वाले पे नहीं जाना, इनको छोड़ दें। वो जस्ट इसको मैं आप इसको चेक करवा रहा हूँ कि मैंने उसे कहा कि पहले तुम चेक करो कि ये नेम, बल्कि पहले हम इक्वल की बजाय इसको इज़ एम्प्टी पे रखते हैं कि इज़ एम्प्टी, ये आ गया। ठीक है, इज़ एम्प्टी मैंने किया। तो अब मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि अगर ये फील्ड एम्प्टी है तो ये वाला एरर शो करवाओ, ये वाला। मतलब सेम एरर की बात करूं, अगर आपने हर चेक के साथ एक अलग एरर शो करवाना है तो वो आप अलग अलग ही स्टेटमेंट्स दोगे ये वाली। जैसे मैंने वो देखो नेम के लिए मैंने अलग किया, और जब मैंने कहा कि लेंथ कम होगी तो फिर आप ये वाला एरर शो करवाओ। अलग अलग एरर शो करवाने हैं तो फिर वो कंडीशन आप अलग अलग लगाओगे।
अगर सब पे सेम ही एक ही किस्म का बस एरर शो करवाना है, जैसे कि सब का आप लिख देते हो प्लीज़ एंटर अ वैलिड नेम, चाहे वो एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी है जो भी है, तो सेम सेम ही शो करना है, तो वो फिर आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास आ गया क्रिएट अकाउंट। अब मैंने जो ही क्लिक किया तो इसने सबसे पहले वही बात चेक की, ये जो लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर नेम फर्स्ट। अब मैं उसे यहाँ पे एक और कंडीशन देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एंड, ये एंड हमेशा ऐसे 2 बार लिखा जाता है एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है, 2 बार एंड का साइन। मैं कहता हूँ कि एंड नेम डॉट इक्वल्स किसके, ए बी सी के। अब ये एरर शो करो। अब देखो वो क्या काम करेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी दूसरी नहीं होगी तो वो इसको चेक ही नहीं करेगा, कोई एरर शो नहीं करवाएगा, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब वो इस कंडीशन पे आ जाएगा, ये जो हमारी एल्स इफ वाली ये वाली है। लेकिन अगर आपका फील्ड एम्प्टी हुआ, अब देखो वैसे ये कंडीशन तो पूरी होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती कि अगर एम्प्टी होगा तो हम ए बी सी कैसे लिखेंगे, और अगर ए बी सी लिखेंगे तो वो एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सूरत में ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम एम्प्टी को वैसे देख लेते हैं कि देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, अभी ये आपको एरर तो वैसे शो हो रहा है क्योंकि वो पिछली बार का हो रहा है। अब देखो, अब हालांकि ये एम्प्टी है, उसने उसको छोड़ दिया, अगली पे आ गया वो, क्यों उसने इसको छोड़ा है, क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ दोनों तो ये पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। या तो मैं इसमें ए बी सी लिखूंगा तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा, और एम्प्टी होगा तो वो ए बी सी नहीं होगा, तो इसलिए कंडीशन। अब मैं इसमें एक और एंड की बजाय मैं अगर आर की कंडीशन दे देता हूँ, मैं से कहता हूँ कि अगर एम्प्टी है या फिर वो नाम जो किसी के इक्वल है, माइक बंद कर, आपने उसमें ये वाली चीज़ करनी है कि जो भी आपका उसमें आ रहा है आपने उसको कंडीशन को देखना है, ठीक है। मैंने अब एंड की बजाय मैंने लगा दिया आर, आर के लिए ऐसे दो ये जो वर्टिकल लाइंस है ना ये लगती हैं, ये बैक स्पेस के नीचे आमतौर पे होती है, जहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश आपका होता है ऐसे वाला, शिफ्ट से ये लगती है। तो अब ये लगाया, अब देखो अब वो कंडीशन पूरी करेगा। मैंने उसे कहा कि भाई अगर वो एम्प्टी है तब भी ये एरर शो कराओ, और अगर जो उसके अंदर नेम लिखा हुआ है ए बी सी लिखा हुआ है तो तब भी ये एरर शो कराओ, और अगर इन दोनों के अलावा कुछ है तो फिर एरर ना शो कराओ, अगले पे चले जाओ, मतलब कि सिटी को चेक कर लो। तो अब देखो यहाँ पे मैं आया, मैं इसको ऐसे वापस ले जाता हूँ ये। तो अब देखो मैंने जो ही क्लिक किया तो हमारा फील्ड तो एम्प्टी था, उसने एरर दे दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब ए बी सी मैंने लिखा है, कौन सा वाला अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि इधर मैंने कैपिटल लिखा है तो इधर भी कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने ए बी सी लिखा स्मॉल में, इसका मतलब कि ये अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। मैं चलो बड़ा लिख देता हूँ, ए, ये इतना सा फिलहाल लिख दिया, चलो सिर्फ ए लिखा, वो अब नेक्स्ट पे आ गया क्योंकि उसकी ये कंडीशंस पूरी होगी, वो एम्प्टी भी नहीं है और वो नेम जो है वो ए बी सी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर ए बी सी लिख दूं ऐसे, अब एम्प्टी तो वो नहीं है लेकिन ए बी सी की इक्वल है, तो अब वो फिर एरर शो करवाएगा, ठीक है। ये आपकी एंड और आर की कंडीशन होती है। आर एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस मस्ट फिल होनी चाहिए, तब वो उस पर अमल करेगा। और ये आर का मतलब होता है कि जितनी भी कंडीशंस लगी हुई हैं, चाहे 2 लगाई हैं आपने या 10 लगाई हैं, उनमें से कोई एक पूरी हो जाए तो वो एरर शो कराएगा। तो अब खैर हमारा ये एक था। अब असल चीज़ पे आते हैं कि अलर्ट बॉक्स पे। तो देखो मैंने अलर्ट बॉक्स यहाँ पे एक बिल्डर तो बनाया, ये ऊपर वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, लेकिन मैंने क्या किया अभी फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ एक किस्म का इसका कनेक्ट नहीं किया। तो अब ये सारे फील्ड चेक करेगा, मतलब आप उसने कहा कि नेम एम्प्टी नहीं है, ठीक है जी ओके है। अब वो ये चेक कर रहा है, इसका एरर दे रहा है, ठीक है, कि सिटी भी लिखो। चलो मैं इसको सी को हटा देता हूँ, वो देखो एरर ख़त्म हो गया। मैंने अब सिटी भी लिख दिया, ये सिटी लिखा गया। अब देखो अब वो जब सिटी भी एम्प्टी नहीं होगा तो अब वो ये अगला चेक करेगा ईमेल के, ईमेल तो एम्प्टी नहीं है, ये देखो ईमेल भी हमारा, ये मैंने कुछ ऐसे ही डमी सा लिख दिया। अब वो पासवर्ड चेक करेगा कि पासवर्ड का फील्ड तो एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी है, इस पर भी इसने एरर दे दिया नहीं। अब देखो कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं है, यानी कि ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये फेल। अब वो डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा। वो कोड हमेशा याद रखो, कंपाइलर यहाँ से पढ़ना शुरू करता है जब आप एप्लीकेशन को रन करते हो, तो वो यहाँ से पढ़ना शुरू करता है, जहाँ तक आपका आखिरी याद होती है वहाँ तक वो जाता है। और ये मेथड इतना फास्ट होता है कि हमें समझ नहीं लगती, लेकिन वो ये सारा काम करता है, ठीक है। अब उसने मतलब क्या किया, वो यहाँ पे आया, उसने ये वेरिएबल पढ़े,
इन वेरिएबल्स को पढ़ने के बाद उसने यहाँ पे आया, देखा कि किस लेआउट के साथ कनेक्ट है, फिर उस यहाँ पे आया, उसने देखा कि फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट, फिर यहाँ पे आया, उसने देखा कि बटन की फंक्शनैलिटी का कोई कोड लिखा है या नहीं लिखा, जब लिखा हुआ है वो इसके अंदर आ गया, उसने ये पढ़ा, अच्छा ये नेम वेरिएबल के अंदर आपने ये डाटा गेट किया, सिटी में ये किया, इसमें ये किया, इसमें वो किया, मतलब ये सारी इसकी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन ये इतना फास्ट मेथड होता है कि नैनो सेकंड समझ लो उनमें जाके होता है और हमें इसकी समझ नहीं लगती। तो अब उसने ये सारी कंडीशन चेक की, ये चेक किया, ये किया, ये किया, सारा कुछ किया, जब देखा कि कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं है, अब वो डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रैश होगी। ये ले, क्यों क्रैश हुई है, कल भी मैंने आपको बताया था। क्रैश इसलिए हुई है कि अगर आप इसके लॉग कैट में जाके देखें तो आपको वो बताएगा कि भाई जो आपने ये बिल्डर लिखा है ये क्या बुला है, किसी के साथ आपने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया आपने, ठीक है। क्योंकि फ्रंट ये देखो ये आ रहा है आपका एरर एंड पे, तो वो कह रहा है लाइन नंबर 60 पे आपका एरर है साइन अप फाइल के अंदर, तो ये हमारी साइन अप फाइल है, तो इसकी लाइन नंबर 60 क्या है, ये वाली 60 है, तो इस पे हमारा एरर है। क्या एरर है, तो मैंने आपको कहा था कि इसके आगे या पीछे थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको वैसे ही पता चलेगा एरर क्या है। तो एरर मुझे तो पता है, वो वही बात है, वो कह रहा है कि सेट टाइटल ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी कि भाई ये क्या बुलाया, जैसे उस दिन हमने बटन का वो नहीं डिक्लेयर किया था फ्रंट फाइंड व्यू बाई आईडी से, तो उसने एरर दे दिया था। ये वही बात है, हमने इसको कनेक्ट करवाना है फ्रंट एंड के साथ। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको कनेक्ट करवाने का थोड़ा सा मेथड और होता है, क्योंकि ये फ्रंट एंड में बना ही नहीं है, इस एक्टिविटी में ये बना ही नहीं। अगर इसमें बना होता फिर तो हम डायरेक्ट इसी तरीके से लिखते, जो इस वेरिएबल का नाम है वो डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी इक्वल फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट आगे जो भी हमने इसकी आई डी दी थी। अब यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने के लिए सिंपल आप ये चीज़ लिखते हो, बिल्डर मतलब इस ऊपर वाले वेरिएबल का नाम इक्वल न्यू, और यहाँ पे देखो अब वो खुद ब खुद आपको दे रहा है कि क्या चीज़ है, ऐसे आपने ये लिखा और इसके अंदर जस्ट आपने दिस लिखना है, यानी कि जिस एक्टिविटी के अंदर हो उसका नाम, साइन अप डॉट दिस या सिर्फ दिस लिख दो। अब ये कनेक्ट हो गया, अब ये एरर नहीं आएगा। अब अगर हम इसको करते हैं रन, तो देखो हमारा ये वाला अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि वो सारे फील्ड चेक करेगा, जब कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा, वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा जो भी हमारी है, मतलब कि एक अलर्ट शो होगा हमारे पास। ये देखो अभी वो चेक कर रहा है नेम एम्प्टी या जो भी है, मैंने ये लिख दिया, बस नेम एम्प्टी नहीं है, सिटी भी एम्प्टी नहीं है, बाकी चीज़ें तो आपको समझ आ गई हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा डाटा हमने लिखा, जो ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया ऐसे करके, तो अब देखो यहाँ पे आके ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई, लेकिन शो नहीं हुआ अलर्ट, हालांकि अलर्ट शो होना चाहिए। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अलर्ट को शो करवाने के लिए एक छोटी सी लाइन और लिखी जाती है, जो लिखा जाता है बिल्डर। अब ये बिल्डर क्या है, बिल्डर ये है, ये जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि उसी वेरिएबल को हम लेके चलना है, डॉट शो, ये ठीक है, बिल्डर डॉट शो। तो अब आप देखोगे अगर, तो मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास, क्योंकि अभी तक देखो बिल्डर शो नहीं हो रहा, तो जब अप्लाई चेंजेस होंगी तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा वो सारी कंडीशन चेक करेगा, जब सारी फिल होंगी तो हमारा ये एक अलर्ट शो हो जाएगा। ये देखो ये एक अलर्ट हमने जो भी लिखा था ए बी सी वट एवर, वो सारे का सारा आ गया। या मैं लिख देता हूँ दिस, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट बॉक्स, बस। अब देखो मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो अलर्ट बॉक्स हमारे पास ये वाला यहाँ पे आ रहा है। अब ये तो बड़ा सिंपल सा अलर्ट बॉक्स है, ठीक है, बड़ा अजीबो गरीब सा है। मैंने ये इस पर क्लिक किया तो देखो ये आ रहा है अलर्ट बॉक्स। अब अलर्ट बॉक्स की मज़ीद डिज़ाइनिंग होती है, एक तो टाइटल होता है, देखो मैं फिर दोबारा अगर बिल्डर लिखता हूँ ना, डॉट डालता हूँ, ये उससे रिलेटेड सारी आपको फिर कोडिंग दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कोड के अंदर क्या होता है, कोड रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्डर अब डॉट सेट टाइटल तो हमने लिख दिया, मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ कि मैसेज मैं इसके अंदर अलर्ट के अंदर शो क्या करवाना चाहता हूँ यूज़र को, तो मैं लिखूंगा सेट मैसेज, ये आ गया। अब ऐसे ही हमेशा याद रखना मैसेज डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है, मतलब कोई भी टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन मार्क मैंने डाली, मैंने अब यहाँ पे लिखा दिस इज अ अलर्ट बॉक्स फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली, ठीक है।
अब मैं इसको ऐसी लाइन को एंड पे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दूंगा, मैं अप्लाई चेंजेस करूंगा। तो अब आप देखिएगा कि ये अलर्ट बार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा कुछ कुछ हद तक अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे जो ही मैंने इसको क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो देखो अलर्ट बॉक्स दिस इज़ अ फलां फलां फलां, और ये थोड़ा सा पहले से ही बेहतर नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ देखो कि मैं इस अलर्ट बॉक्स से हट के किसी भी जगह पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये अलर्ट बॉक्स मेरा गायब हो जाता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इधर एक मेरा बटन भी आना चाहिए ओके का या जो भी है। ठीक है, या एक और चीज़ कि मैं चाहता हूँ कि ये अलर्ट बार जब मैं ऐसे क्लिक करूँ तो ये गायब नहीं होना चाहिए, मतलब ये साइड पे मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूँ तो गायब ना हो, बल्कि किसी बटन पे क्लिक करूँ तो फिर ये गायब हो। तो उसको सेट करने के लिए आप जस्ट इतना लिख देते हो बिल्डर डॉट सेट कैंसल एबल फॉल्स, ये बूलियन होता है। तो अब देखो मैं अगर इसको ट्रू लिखता हूँ तो ये मतलब कि जब मैं साइड पे क्लिक करूँ तो ये हो जाए गायब हो जाए, ना क्लिक करूँ तो ये गायब ना हो। तो इस तरीके की ये चीज़ है। और ये फॉल्स का मतलब कि चाहे मैं साइड पे क्लिक करूं या ना करूं ये गायब ना हो। ये मैंने किया, देखो मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं ये डिसअपीयर नहीं हो रहा। ये सिर्फ इसी सूरत में डिसअपीयर होगा जब मैं बैक स्पेस को 5-7 बार दबाऊंगा। ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके वो स्टक हो गया है एक जगह पे, कैंसिल है। अब मैं कहता हूँ कि ये बटन ये तो गायब होना चाहिए, क्यों रुक के है। तो मुझे एक बटन चाहिए। अब अलर्ट बॉक्स के अंदर बटन लगाने के लिए आप सिंपल इतना लिखते हो कि बिल्डर डॉट सेट बटन। ठीक है, ये देखो खुद ब खुद आ रहे हैं, 3 टाइप के बटन्स लगते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब ये जस्ट इन्होंने नाम रखे हुए हैं इनके, कि मतलब ये कि आप मैक्सिमम 3 बटन इसके अंदर लगा सकते हो। वो उनसे काम क्या लेना है वो आपकी मर्जी, आप कोडिंग करवा सकते हो, जो मर्जी उससे कोडिंग करवाओ। अब मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे सेट पॉजिटिव कोई एक सेट कर लो, ये वाला आ गया। यहाँ पे आके अब आपने फिर डबल कोटेशन मार्क लगाया और उस बटन का आपने नाम देना है कि उस बटन का नाम क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ ओके, बस मुझे इतना। आप ये डबल कोटेशन मार्क से बाहर आके कॉमा लगाओ तो देखो उसने खुद ब खुद अगला कोड दे दिया। आप ऐसे करके न्यू लिखो, जब न्यू लिखते हो न्यू के बाद वो आपको अगला कोड ऑटोमेटिकल दे देता है। ये पहली लाइन जो भी आ रही है ये वाली, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये टैब का बटन दबाओ तो देखो ये कोड आपका यहाँ तक लिखा हुआ आ गया। तो ये हमेशा एंड पे मैंने आपको बताया कि सेमी कॉलन लगता है यहाँ पे। अब ये अगर आप देखो तो एक बटन हमारे पास बना हुआ आ जाएगा। मैंने अप्लाई चेंजेस की। ठीक है, जब ये हमारी अप्लाई चेंजेस होंगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे आके हमारे पास अब एक बटन भी शो होना शुरू हो जाएगा। ये अप्लाई चेंजेस, देखो ये एक बटन, मैं अगर साइड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके तो देखो बटन हमारा ये गायब हो गया। क्यों अभी गायब हुआ है, क्योंकि मैंने उस यहाँ पे अभी तक कोई कोड नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे कोई कोड लिख देता हूँ तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले। मसलन देखो फिलहाल इधर देखो, गौर करो आप कि ये आपके पास मैंने ओके भी किया है, या चलो इस बटन का मैं नाम रख देता हूँ क्लियर फॉर्म, कि इस फॉर्म को क्लियर करो, या क्लियर डाटा लिख दो, जो मर्जी है लिख दो। तो मैंने ये अप्लाई चेंजेस की, ये आप देखो कि आपके पास जो बटन आएगा उसका नाम ये होगा। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो डाटा मैंने लिखा था ये सारे का सारा डिलीट हो जाना चाहिए। ये आ गया, मैंने क्लियर डाटा पे क्लिक किया, वो तो गायब हो गया लेकिन डाटा डिलीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लियरिंग डाटा या जो भी। ठीक है, क्लियरिंग डाटा, जस्ट कमेंट दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको कोड दूंगा, मैं इसे बताऊंगा कि भाई ये जितने फील्ड्स हैं सबको क्लियर कर दो। क्लियर कराने के लिए हमेशा आप सेट टेक्स्ट, सॉरी ये नहीं लिखना, इसका जो भी हमारे पास नाम है एडिट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, ये ब्रैकेट, और इसके अंदर आप सिंपल ये चीज़ लिखते हो, बस डबल कोटेशन मार्क डालो और एम्प्टी कर दो, इसके अंदर कोई टेक्स्ट ना लिखो। अगर आप इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई टेक्स्ट लिखोगे तो वो वाली टेक्स्ट वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सारे 4 फील्ड हमारे 4 के 4 ऐसे कॉपी पेस्ट किया, ये हमारे पास सिटी आ गया। ठीक है, ये सिटी को कर लिया, ये हमने ईमेल को कर लिया, ये हमने पासवर्ड को कर दिया, ये आ गई। अब देखो कि मैं जब अप्लाई चेंजेस करूँगा तो मेरे इस डाटा के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होगी, ये वाली अभी जो भी मैंने टेक्स्ट लिखी है ये सारे के सारा क्लियर हो जाएगा फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली।
उस बटन पे क्लिक करने से। ये देखो मैंने किया क्लियर, तो ये आपका फॉर्म सारे का सारा क्लियर हो गया। अब मैं अगर चाहूँ तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके मैं दूसरी एक्टिविटी में भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन में चला जाऊँ, तो मैं फिर क्या करूँगा, वही एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने का कोड लिख दूंगा ऐसे करके, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू, इंटेंट, फ्लां 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 जो भी है। ठीक है, ये पूरे वो एक लाइन का जो कोड होता है वो लिखूंगा तो वो ये कर देगा, लेकिन मुझे फॉर्म ही क्लियर करना है। तो अब देखो मैं आपको क्या बताया था कि आपने ये डबल कोटेशन मार्क्स लगाने तो हैं लेकिन एम्प्टी रखने हैं। अगर इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं मसलन लिखता हूँ फॉर्म इज क्लियर्ड, मैं इसको यहाँ पे आके अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो आप देखो पहले तो मेरा ये जो है फॉर्म, मैं जब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये वही वैलिडेशन करेगा, चेक करेगा कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। मैंने ऐसे ही डमी डाटा लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब मैंने जो ही इसके ऊपर क्लिक किया ऐसे करके, तो इसने हमें एक एरर शो करवा दिया क्लियर डाटा का। तो मैंने जो ही, अब देखो गौर करो कि नेम के अंदर मेरा क्या लिखा हुआ है, AJSD पता नहीं क्या। तो मैं जो ही इस बटन के ऊपर ऐसे करके क्लिक करता हूँ तो मेरे बाकी सारे फील्ड्स तो क्लियर हो गए, ये देखो, लेकिन इसमें लिखा आ रहा फॉर्म इज क्लियर। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखी थी। तो इसलिए आप हमेशा डबल कोटेशन मार्क लगाओ, उसको छोड़ दो, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। ये होता है डेट फॉर्म को क्लियर करने का तरीका, किसी भी फॉर्म को। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा एक और बटन आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बाद में ये भी होता है कि मैं फॉर्म को क्लियर नहीं करना चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को ऑप्शन दे दूँ कि आपने फॉर्म को क्लियर करना है या नहीं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, आर यू रियली वांट टू क्लियर फॉर्म। ठीक है, ये ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, चलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका बटन का नाम लिख देता हूँ यस। ठीक है, तो अब मैं ऐसे कर देता हूँ, मतलब ये हमारे पास आया। तो एक हमारे पास अब जो ही ये डाटा हमारे पास होगा, इसको मैंने डाटा एंटर किया, ये एंटर किया, ये एंटर किया। तो अब अप्लाई चेंजेस जब ये होगी हमारी, तो अब देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वही आ रहा है ना, अलर्ट बॉक्स, आर यू रियली वांट टू क्लियर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऑप्शन दूँ कि नो की भी ऑप्शन आए। ठीक है, कि अगर वो क्लियर करना चाहता है तो यस पे क्लिक कर दे, नहीं चाहता तो नो पे क्लिक कर दे, क्योंकि अब तो मैं यस पे क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म देखो क्लियर ही होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन और लगाऊंगा। अब देखो हमेशा याद रखना, आपका बटन का कोड यहाँ से देखो शुरू हो रहा है इस ब्रैकेट तक, लेकिन ये दो ब्रैकेट्स भी आपकी इसी के साथ की होती हैं, ये सेट पॉजिटिव ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पहले तो मेरा कोड यहाँ पे क्लोज हो रहा था, मैंने सेमीकोलन लगा दिया, अब मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना, मैं अब यहाँ पे आके या दो काम कर सकता हूँ बेशक, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव ये। ठीक है, वो मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ नो, फिर कॉमा, ये कोई भी बटन का नाम आप रखना चाहो रख सकते हो, ये मैंने रख दिया। अब इसका मैंने क्योंकि क्लियर नहीं करना, तो इस वजह यहाँ पे आके अब मैं जो कोड क्लोज करना तो कर दूंगा, तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, इधर कोई कोड नहीं लिखता, क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ करना ही नहीं है। तो मैं जस्ट आप अप्लाई चेंजेस करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास ये जो बिल्डर होगा, अब यहाँ पे जब शो होगा तो हमारे पास दो बटन शो होने चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे देखो अभी डाटा एंटर करता हूँ ऐसे डमी सा, ये डाटा आ गया, ये आ गया और ये आ गया, और ये मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे पास दो बटन शो हो रहे हैं। आर यू रियली वांट टू क्लियर द डाटा, मैं अगर नो पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा डब्बा गायब हो गया, लेकिन डाटा क्लियर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने इस कोड के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन ये जो मेरा पॉजिटिव वाला बटन है इसके अंदर देखो मैंने लिखा हुआ है कि आपने फॉर्म को क्लियर करना है। तो मैं कहता हूँ अब अगर मैं यहाँ पे आके ऐसे करके यस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा फॉर्म हो गया सारे का सारा क्लियर। तो ये आपका इस मतलब अलर्ट बॉक्स जो होता है ये भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक एप्लीकेशन के अंदर। तो उसको देखो, अब आपकी अगली बात फिर वही बात आ जाती है कि देखो जब मैंने इस अलर्ट बॉक्स को शुरू किया था तो सिर्फ एक लाइन का कोड था, ये वाला। अब देखो जब ये मैंने इस अलर्ट बॉक्स को ख़त्म किया है तो ये हमारे पास ये इतना है, तकरीबन ये 20 लाइनों का कोड है।
तो बात क्या है इसके अंदर, फिर वही बात आ जाती है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, कि आपको इसके लॉजिक पता होना चाहिए कि आपने लिखना क्या है। देखो इसके अंदर आप बिल्डर के अंदर पीछे सिर्फ एक चीज़ है जो आपको रटा लगानी है, कि जब भी मुझे नया बिल्डर बनाना है, अलर्ट बॉक्स बनाना है, तो मैंने ऐसे लिखना है अलर्ट बॉक्स डॉट बिल्डर, आगे जो वेरिएबल का नाम लिखूं वो, फिर आपने इस लाइन को रटा लगाना है ये, बस। अब जहाँ पे भी आपने बिल्डर शो करना है, जिधर भी कराना है, उधर जस्ट आपने यही बिल्डर डॉट सेट टाइटल, बिल्डर डॉट सेट मैसेज, बिल्डर डॉट, ये सेट कैंसिलेबल लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखोगे तो वो फिर कैंसिल नहीं होगा। देखो ना, मैं अभी उसकी साइड पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो आपका वो डब्बा गायब नहीं होता अलर्ट वाला, क्योंकि वो इस लाइन की वजह से नहीं गायब होता। तो आपने बटन बनाने हैं तो बटन की कोडिंग ये होती है, जितने मर्जी ये बटन बनाओ, ठीक है, 3 बटन बनते हैं, मैं तीसरा भी बना लेता हूँ अगर ऐसे ही वो आपका। तो ये इस शो से पहले पहले आपने ये सारा काम करना है। ये आपका अलर्ट बॉक्स होता है। अब आपका एक होती है प्रोग्रेस डायलॉग। प्रोग्रेस डायलॉग क्या होती है, कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कुछ चीज़ भेजते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैसेज है, मैसेज भेजते हो, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा देर लगाया जाए तो ऐसे ऐसे गोल गोल एक प्रोग्रेस डायलॉग घूमना शुरू हो जाती है। या कोई अकाउंट बनाते हो या कोई भी चीज़ सेंड करनी होती है, तो आप देख रहे होते हो वो थोड़ी देर ऐसे घूमना शुरू हो जाती है, ठीक है, इसको प्रोग्रेस डायलॉग बोलते हैं। तो अब वो कैसे शो होती है, उसके लिए भी देखो कोई बड़ी बात कोई नहीं है, सिंपल इतनी सी बात है। आप यहाँ पे टॉप पे या नीचे जिधर मर्जी लिखो, इसको चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बात कही कि टॉप पे लिखोगे तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, नीचे लिखोगे तो जिस बटन के अंदर या जिस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे बस वहीं तक होती है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये अलर्ट बॉक्स शो ना हो, फिलहाल अलर्ट बॉक्स को ज़रा मैं ऐसे साइड पे रखता हूँ। ये सब को देखो मैंने कोड को डिलीट नहीं किया, मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अलर्ट बॉक्स शो हो, तो वो सॉरी प्रोग्रेस डायलॉग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्रेस डायलॉग, ये वाला, ठीक है, इक्वल प्रोग्रेस डायलॉग। अब ये मेरा वो समझो कि वेरिएबल आ गया ऐसे, जैसे ये हम टॉप पे डिक्लेयर करते हैं ना। देखो इस अलर्ट बॉक्स बिल्डर मैंने यहाँ पे किया तो इसको मैं यहाँ से भी एक्सेस कर रहा था, मैं इसको अगर चाहूँ तो यहाँ से भी देखो इस बिल्डर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मैं जिधर से चाहूँ उसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन रोला क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नीचे डिक्लेयर करता हूँ तो वो फिर उसी ब्रैकेट तक रहता है। तो अब देखो यहाँ पे अब मैं इसको इधर डिक्लेयर करने लगा हूँ, तो यहाँ पे भी अब मुझे वही काम करना पड़ेगा, प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, सॉरी प्रोग्रेस ये डॉट दिस, ये अगर आपका दिस से काम नहीं चलता, ऐसे देखो ये एरर दे रहा है, तो फिर आप उस पूरे एक्टिविटी का नाम लिख लो, साइन अप डॉट दिस, ये। अब यहाँ पे देखो ना, इसका थोड़ा सा रोला ये होता है कि ये आपकी प्रोग्रेस डायलॉग आ गई। अब आपने प्रोग्रेस डायलॉग करनी, प्रोग्रेस डायलॉग भी सेम उसी अलर्ट बॉक्स की तरह होता है। आप सबसे पहले लिखोगे प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल, इसमें आप लिख देते हो जी कि प्लीज़ वेट, ये। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जब ये सारे फील्ड चेक करे तो उसके बाद अगर ये फील्ड कोई भी एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे वो प्रोग्रेस डायलॉग शो कर दे, ठीक है। तो मैंने अभी देखो डाटा सारा लिखा, डाटा लिखने के बाद हमने कोड जो भी था वो लिखा, मैं अब यहाँ पे इसकी एंट्रीज कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात है ये एरर देगा कि भाई आपका ये चीज़ ख़राब है वो ख़राब है। अब देखो यहाँ पे आके सबसे पहली चीज़ तो हमारी कि यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग अब यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, तो इसका नुकसान क्या हुआ हमें कि वो इसका क्या कर रहा है, एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, ठीक है। तो आप बेहतर ये देखो ये एरर दे रहा है वो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी है, बल्कि इस किसकी वजह से शो कर रहा है, ठीक है। तो अब प्रोग्रेस डायलॉग को भी शो करना है, तो हमने यहाँ पे पहली बात ये है कि वो चीज़ लिखनी है कि प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो, ये चीज़, ठीक है। तो हमने इसको शो किया, अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। अब देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास प्रोग्रेस डायलॉग भी एज इट वही चीज़ है, लेकिन प्रोग्रेस डायलॉग में बटन्स को नहीं होते, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रोग्रेस डायलॉग तो जस्ट वो एक कन्फर्मेशन के लिए होती है, मतलब कि अगर आप कोई पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कोई प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है आपका नेट स्लो हो तो वो ज़्यादा देर लगा दे। तो अगर आप उसमें करते हो, ये देखो ये प्रोग्रेस डायलॉग है, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, प्लीज़ वेट। मैं चलो इसका नीचे टाइटल लिख देता हूँ, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर
डाटा इज अपलोडिंग, ऐसे ही बस। ये अप्लाई चेंजेस की मैंने, तो देखो यहाँ पे आके मैंने जो ही किया इसको, अभी यहाँ पे मैसेज भी हमारा शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको प्रोग्रेस डायलॉग बोलते हैं। ये भी आपकी कोडिंग के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन में ये भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया, देखो प्लीज़ वेट योर प्रोग्रेस। ज़रूरी नहीं कि दोनों लिखो, आप इनमें से कुछ एक भी लिख सकते हो, बेशक सेट मैसेज डायरेक्ट लिख दो, टाइटल ना लिखो, तब भी चल जाएगा। ये देखो अप्लाई चेंजेस, अब यहाँ पे सिर्फ आपका ये नीचे वाला मैसेज शो होगा। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता इनका कि आपने सारी लाइनें लिखनी, लेकिन ये दो लाइनें डॉट शो वाली लाजमी लिखनी है और ये वाली। तो अब आप देखो मैंने किया, तो यही आपका आ रहा है। तो इसको भी अगर मैं ऐसे देखो, फिलहाल मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी प्रोग्रेस डायलॉग गायब हो गई है। तो मैं अगर चाहता हूँ ये प्रोग्रेस डायलॉग गायब ना हो, तो फिर वही वाला कोड जो अलर्ट बॉक्स का था, क्योंकि कोड इनके सेम सेम है, तो मैं यहाँ पे वही लिख दूंगा, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसलेबल फॉल्स। बस अब मैं बेशक अगर साइड पे क्लिक करता रहूँ, ये प्रोग्रेस डायलॉग हमारी गायब नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप अपने कभी अगर प्रोजेक्ट के अंदर देखो या किसी भी जगह पे देखो, आपको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अब ये कोई एक प्रोजेक्ट है, तो इसकी कोडिंग के अंदर आप देखो, अगर गौर करो, तो यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे वही काम हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले हमने डाटा गेट किया, फिर हमने चेक किया कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। ये सारा कुछ बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि इसका डाटा ज़्यादा था, तो इसलिए ये देखो ये कम से कम कुछ 70 लाइन, 70 तो नहीं 40 एक लाइनें होंगी जिनके ऊपर ये जस्ट चेक हो रहा है। जब सारा कुछ हो गया, तो मैं यहाँ पे तो मैं प्रोग्रेस डायलॉग शो करवा रहा हूँ ना, या अलर्ट बाग। तो मैंने उसको यहाँ पे कहा कि भाई इधर आप डाटा सेव करो। तो जब हम डाटा के मेथड में आते हैं, तो उसमें अगर आप देखो, तो उसमें हम यही काम कर रहे हैं। ये देखो मैंने वही प्रोग्रेस डायलॉग रजिस्टरिंग डाटा डॉट शो करवाई, फिर उसके अंदर डाटा इसको सेव करने का ये सारा कोड है। ये जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये भी लंबा चौड़ा वैसे हो गया, आपको पता चल ही जाएगा। तो अब देखो ये आपका वो पॉप अप डायलॉग बॉक्स उसका आ रहा है कि जब डाटा आपका सेव हो जाए, तो उस वक्त ये मैसेज आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा कि ये बिल्डर किस बला का नाम है। तो और मैंने से ये कहा कि अगर डाटा सेव नहीं होता तो फिर ये एरर शो करो मुझे। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं जो आपकी बार बार उसमें आती हैं। तो देखो ये जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि ऑन क्लिक मेथड से भी आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हो या कोई भी फंक्शनैलिटी करवा सकते हो, ये वही ऑन क्लिक वाला मेथड लगा हुआ है। ठीक है, तो आपकी इसके अंदर डायलॉग बॉक्स, प्रोग्रेस डायलॉग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब दो चीज़ें आपकी जो मैंने कल आपको कहा था कि उनके अंदर से अगर हमने डाटा लेना है तो वो थोड़ा सा तरीका अलग होता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू और आपका रेडियो बटन, और चेक बॉक्स भी ऐसे ही है तकरीबन, तीन कह लो बेशक। अब इनके अंदर से अगर आपने टेक्स्ट लेनी है, तो आप इनका तो देखो ना, टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट के अंदर से तो लेते हो आप, जस्ट सिंपल इतना लिख देते हो, उस वेरिएबल का नाम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसमें यहाँ पे गेट टेक्स्ट की बजाय बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये गेट टेक्स्ट की बजाय थोड़ा सा लफ्ज़ कुछ और लिखा जाता है। अब पहले तो ये पता चले कि ये जनाब ड्रॉप डाउन मेन्यू होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेता हूँ सिंपल सा, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करता उसकी। ड्रॉप डाउन मेन्यू को बोलते हैं यहाँ पे, या ड्रॉप डाउन लिस्ट को स्पिनर बोला जाता है। ठीक है, तो स्पिनर, बाकी इसको बनाने का तरीका एज इट वही है, मैच पेरेंट हाइट बैकग्राउंड जो भी आपने देना है दे लो। ठीक है, इसकी भी हम एक आईडी दे देते हैं, मैं उसकी आईडी चलो लिख देता हूँ स्पिनर, चलो स्पिन लिख देता हूँ, बस इतनी सी बात। तो अब आप देखो यहाँ पे आके हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू तो ये बन गया छोटा सा ये वाला। ठीक है, ये एक एरो भी आपको नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन से थोड़ा सा इसका डिस्टेंस भी हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन बॉटम, मैं कह देता हूँ कि 10 TP। अगर मैं अब अप्लाई चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप अब देखोगे कि यहाँ पे ये जो बटन है और ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है पासवर्ड वाला, इस दोनों के दरमियान हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा या ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होगी। लेकिन अभी देखो कि उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है। जब मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये अब इसको आप इस लिस्ट के अंदर डाटा जो डालते हो, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप फ्रंट एंड से भी डाल सकते हो, बैक एंड से भी डाल सकते हो, लेकिन बैक एंड वाला थोड़ा सा लंबा काम होता है। तो इसलिए सबसे इजी मेथड जो होता है वो आपका फ्रंट एंड है। ये देखो एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लिस्ट शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके अंदर डाटा नहीं है।
तो लिस्ट बनाने के लिए जो फ्रंट एंड से बनती है सबसे इजी मेथड, आपने जाना होता है, ये आपके पास लेआउट के नीचे एक फोल्डर है जिसका नाम होता है वैल्यूज़। इसके अंदर गए, इसके अंदर एक फाइल होती है स्ट्रिंग्स, इसके अंदर गए, इसके अंदर आपकी चाहे एक लाइनों की कोड है या जितना भी कोड है, इस रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज वाला है ये वाला, इसके ऊपर, यानी कि ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है, इन दोनों के दरमियान किसी भी जगह पे आपने लिखना होता है अरे। वैसे ये एक मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, ठीक है, आपने अरे लिखा। अब वो पूछ रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, आपने यूनिक नेम रखना है। मैं मसलन लिख देता हूँ लिस्ट, इसको आपने ऐसे करके क्लोज कर देना है। तो अब आपके यहाँ पे इस अरे और इस अरे के दरमियान जितनी भी ऑप्शंस डालनी है वो आप डाल लो। कैसे? आपने लेस देन का साइन डाला, आइटम, ये ऐसे करके क्लोज कर दी। इसके दरमियान मैं कहता हूँ जी कि प्लीज़, मिसाल के तौर पे, प्लीज़ सेलेक्ट योर रोल। ठीक है, फिलहाल एक आइटम मैंने डाला। मैंने जब डालने के बाद अब आप यहाँ पे आओगे तो इधर स्पिनर में आप जस्ट एक लाइन लिखोगे जो आपकी टेक्स्ट व्यू या उधर नहीं यूज़ होती, वो होती है इंट्रीज। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो अरे का नाम दे रहा है आपको, रोल, जो अभी हमने किया है, ठीक है ना। तो मैंने ये रोल कर दिया ऐसे करके। तो अब ये रोल इसका नाम आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाली का, इसका। तो मुझे ये वाली चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको रोल की बजाय यहाँ पे दूसरा हमारा क्या नाम है, लिस्ट, ये आ गया। तो अप्लाई चेंजेस में करता हूँ। तो अप्लाई चेंजेस में अब आप देखोगे कि यहाँ पे फिलहाल जो लिस्ट में कुछ नहीं आ रहा था, अब हमारे पास यहाँ पे डाटा आना शुरू हो जाएगा। और कौन सा वाला, वो जो एक लाइन मैंने लिखी है सिर्फ वो वाली, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी उसके अंदर मैंने एक ही लिखा है। तो जितनी आपने ऑप्शंस डालनी है वो आपकी मर्जी, आप उसमें डाल डाल सकते हो, जितनी मर्जी है डालो। ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो मैंने लिखा था वो हमारे पास अभी आ गया, प्लीज सिलेक्ट योर रोल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं और भी ऑप्शंस डालूं। तो मैं यहाँ पे आके नीचे फिर लिखता हूँ ऐसे आइटम, आइटम के बाद अब जो जो आपने डालना है, मैं कहता हूँ कि यूज़र। मैं एक और डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ इसका, चलो मैं लिख देता हूँ सेलर। मैं एक और डाल देता हूँ, इसका मैं लिख देता हूँ बायर। ठीक है, ये मैंने अब वापस आया। अब मुझे इंट्रीज मैंने एक बार डाली हुई है, मुझे बार बार डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई चेंजेस। और मैं यहाँ पे आके अब देखना कि जहाँ पे जो एक ऑप्शन आ रही है, अब यहाँ पे हमारे पास एक की बजाय वो बाकी भी तीन शो होना शुरू हो जाएंगी। ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट। वैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट इसका प्रॉपर नाम है। तो आप इसको आगे से फिर इसका डाटा कैसे गेट, ये देखो, ये अब आपके पास लिस्ट में वो सारी ऑप्शंस आ गई ना, यूज़र, बायर, या जो भी चीज़। ठीक है, तो ये अब इसको अगर हमने डाटा गेट करना है तो ये कैसे गेट होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो वही वाली है कि आप यहाँ पे पहले तो डिक्लेयर करोगे कि स्पिनर, ठीक है, जो भी उसका नाम है, फिर इसका वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जो दिले वेरिएबल का नाम लिख दो। अब यहाँ पे आके फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करोगे। तो ऊपर वेरिएबल का नाम हमने क्या लिखा है, स्पिनर। तो इसकी आईडी जो दी थी, मेरा ख्याल है मैंने सिर्फ स्पिन दी थी, तो ये मैंने स्पिन लिख दी, ये आ गई। अब इसका डाटा गेट करने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज होता है, बाकी सेम है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ मसलन वेरिएबल का रोल। अब रोल मैंने लिखा, तो मैंने डाटा किसके अंदर से गेट करना है, स्पिनर के अंदर से। तो ये जो स्पिनर का मैंने वेरिएबल दिया उसका मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। मैं लिखूंगा स्पिनर ये। तो देखो गेट टेक्स्ट को उसने रेड कर दिया, क्यों? क्योंकि स्पिनर के अंदर से टेक्स्ट ऐसे नहीं गेट होती, उसका सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, ये जस्ट आप स्पिनर लिखो ना, डॉट डालो। ये बाकी मैं डाटा हटा देता हूँ, चलो, ये डॉट डाला। तो देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में अब वो आपको खुद बहुत शो करा रहा है कि क्या क्या चीज़ें, लेकिन बहुत सारी आपने लिखना होता है गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, क्योंकि इसमें आइटम जो आपने सिलेक्ट किया है वो वाला गेट करो, इसका मतलब ये होता है, गेट टेक्स्ट नहीं। फिर आगे वही सेम काम है, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट रन। अब ये हमारा डाटा गेट हो गया। अब अगर इसको भी मैंने चेक कराना है, मसलन देखो मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर तो यूज़र ने यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई है, प्लीज सेलेक्ट योर रोल, तो फिर मैं कहता हूँ कि ये एरर शो करे कि भाई अपना रोल सेलेक्ट करो पहले, मतलब एक्शन परफॉर्म ना करे। तो मैं फिर वही यही काम है कि पासवर्ड के बाद मैं इस पूरी कोड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, या नहीं तो ऐसे एंटर किया मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एल्स इफ़
रोल की बात कर रहा हूँ, रोल डॉट, बाकी अब इक्वल है, सेम ऊपर वाला मेथड। अब इसमें एम्प्टी, ज़ाहिर सी बात है रोल तो एम्प्टी हो नहीं सकता, मतलब स्पिनर जो होता है ना वो एम्प्टी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई डाटा होता है पहले से। तो आप इसमें चेक करोगे इक्वल्स एज इट, ये टेक्स्ट लिखोगे जो यहाँ पे है, प्लीज सेलेक्ट रोल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब आप इक्वल लिखते हो तो ये केस सेंसिटिव होती है, मतलब अगर कहीं पे कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल ही होना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने से कहा कि अगर ये जो रोल है इसके इक्वल है तो फिर आप एरर शो करो। अब इसमें सेट एरर वाला काम नहीं होता, सेट एरर वाला काम सिर्फ एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट व्यू के लिए होता है, स्पिनर के लिए नहीं होता। तो उसमें आपने अगर एरर शो करवाना है तो या तो अलर्ट में शो कराओगे, ये जो नीचे कोडिंग लिखी है मैंने इतनी सी, ये वाली, या आप किसी टेक्स्ट व्यू में शो करवाओगे। टेक्स्ट व्यू में मतलब कि किसी जगह के जैसे मैं ऊपर रजिस्ट्रेशन पेज में उस वक्त करवाता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन पेज का नाम आ गया, ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन मैंने हेडिंग लिखा है यहाँ पे शो करवाता रहा हूँ, तो या आप यहाँ पे करवाओगे या आप टोस्ट शो करवा दो जो मैंने कल डमी में किया था। तो मैं यहाँ पे टोस्ट में ही करवाता हूँ, टोस्ट, ये आ गया। मैं यहाँ पे से कहता हूँ एरर जो भी आपने देना, सेलेक्ट योर रोल फर्स्ट। आप अप्लाई चेंजेस में करता हूँ, तो अप्लाई चेंजेस के बाद आप देखोगे कि अभी तो देखो ना वो सिर्फ ये चीज़ें चेक कर रहा है, ये नेम हो गया, सिटी हो गया, ईमेल हो गया, मतलब वो ये एम्प्टी फील्ड्स को चेक कर रहा है। इस नीचे वाले के साथ उसका लेना देना ही कोई नहीं अभी तक फिलहाल, रोल सिलेक्ट है या नहीं है। अब चलो एप्लीकेशन कंपाइल होगी है, तो अब उसका लेना देना होगा क्योंकि अब मैंने उसका कोड लिखा हुआ है। तो अब हमें वो बताएगा, पहले मतलब वही बात कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि भाई कोई फील्ड तो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये सारे फील्ड तो मैं, अब सिटी, ईमेल, पासवर्ड ये मैंने लिख दिया। अब मैंने देखो रोल चेंज नहीं किया, मैंने रोल वही रखा हुआ है। मैंने जो ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये देखो नीचे एरर शो कर रहा है, सिलेक्ट योर रोल। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इससे हट के कोई और रोल सिलेक्ट कर देता हूँ तो अब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा इसको। ठीक है, ये जो हमारी नीचे प्रोग्रेस डिलॉग वाली है, अब मैंने रोल कोई और सिलेक्ट किया तो मैंने जो ही क्लिक किया तो देखो अब उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ये हमारे पास इस तरीके से चलता है डाटा, कोई इसमें भी लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है, सेम वही काम है स्पिनर का भी, जैसे हम उसकी टेक्स्ट गेट करते हैं कंडीशंस भी वही हैं, कोई थोड़ी सी बस इसमें एक 19-20 वाला फ़र्क है। तो अब आपका अगर रेडियो बटन आते हैं तो रेडियो बटन का डाटा गेट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है ना, उसका तरीका जो है ना वो ज़रा और होता है। जब बहुत सारे रेडियो बटन हों, एक रेडियो बटन के लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे हों तो फिर उसके लिए हमारे लिए मसला बनता है कि वो कैसे होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ और इंटर कर देता हूँ, वो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे यूज़र के लिए, यहाँ पे बाकी तो चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे अपनी जेंडर भी बताओ। ठीक है ना, तो जेंडर के लिए आप यहाँ पे आते हो, ये आपका नेम एडिट टैग, इधर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम जेंडर वाली ऑप्शन डालें। हमेशा याद रखना कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था किसी क्लास में कि रेडियो बटन आपका आया, ठीक है, इसका हमेशा मैच पेरेंट लगाओ या रैप कंटेंट लगाओ, बात एक ही होती है, इसमें वैसे रैप कंटेंट ही लगता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसके देखो, यूज़र को बताना भी तो है कि ये रेडियो बटन किस चीज़ का है। अब उसको क्या पता है ये क्या है, क्या बुला है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा कि मेल। ठीक है, देखो ये आ गया। अब बाकी की मेरी सेम कोडिंग है वही वाली, मतलब इसकी भी कोडिंग कोई अलग थलग कोई नहीं है, एज इट टेक्स्ट व्यू वाली है या इस तरह की है। तो मैं आप इसकी एक आईडी भी दे दूंगा क्योंकि मैंने इसके साथ भी छेड़खानी करनी है। तो मैं इसका आईडी दे देता हूँ RD मेल, या सिर्फ मेल लिख दो या जो भी लिखना लिख दो, आपकी मर्ज़ी। बाकी इसमें बैकग्राउंड वगैरह होता कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लगा सकते हो लगाना है तो आपकी मर्ज़ी, मार्जिन लगाना है मार्जिन दे दो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं ये एक रेडियो बटन मेरा ये हो गया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, एक मेरा रेडियो बटन ये हो गया, यानी कि देखो मेरे पास दो रेडियो बटन बन गए, मेल वाले। तो दूसरा वाला मेरा वैसे फीमेल वाला है तो इसको मैं फीमेल कर देता हूँ, इसकी भी आईडी ज़ाहिर सी बात है मैं चेंज करूँगा, ये आ गया। अब देखो जब मैं इसको अप्लाई चेंजेस करूँगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे दो रेडियो बटन आ रहे हैं हमारे पास। अभी अप्लाई चेंजेस आने दो, और ये सेट कैंसलेबल हटा देते हैं।
आपकी एक क्लास और लगेगी, बस उसमें इंशाल्लाह सारा आपका डाटा ही सेव होगा, ये फालतू वाली चीज़ें आज सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि बाकी की जितनी मैंने डिटेल बता दी है, ना समझ आई दोबारा वीडियो देख लेना। वैसे समझ सही तभी आएगी, बात वही दोबारा वाली कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करते, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने डाटा एंटर किया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने उस दिन पढ़ाई थी, मेरा ख्याल अरशद आपको बताई थी कि स्क्रॉल व्यू क्या होता है। अब देखो मेरा वो बटन नीचे चला गया, अगर आप गौर करो तो स्क्रीन से डाटा आउट हो गया है अभी मेरा। अब मैं अगर फ़र्ज़ करो एक रेडियो बटन और बनाता हूँ तो ये बटन मुझे नज़र ही को नहीं आना। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपका डाटा ज़्यादा हो जाता है तब आप स्क्रॉल व्यू लगाते हो। तो देखो मैं अगर फॉर एग्जांपल चलो एक रेडियो बटन और लगा देता हूँ, ये मैंने एक रेडियो बटन और लगा दिया, मैंने इधर लिख दिया अदर। ठीक है, इसकी भी चलो मैं आईडी चेंज कर देता। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई चेंजेस करूँगा तो मेरा जब अप्लाई चेंजेस हो कहेंगे ये हो सकता है बटन ही गायब हो जाए यहाँ से। तो मैं सेव कैसे करूँगा डाटा को, या वो जो भी मैं एक्शन करवाना है कैसे करूँगा जब मेरा बटन ही नहीं शो हो रहा। तो ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जब हमें पता हो कि हमारा ये डाटा आउट ऑफ स्क्रीन जाएगा, तो उस वक्त हम यहाँ पे स्क्रॉल व्यू की एक एक्टिविटी लगा देते हैं, सॉरी लेआउट लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो तीसरा बटन बनाया, मेरा स्पिनर भी गायब हो गया। स्पिनर तो खैर थोड़ा सा ये एक एरो सा नज़र आ रहा है हल्का सा, बाकी मेरा डाटा गायब हो गया। अब मैं जो मर्जी है लिखूं, लिखने के बाद होगा क्या, एक्शन कोई भी नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा तो बटन ही गायब हो गया है। तो देखो अब एक चीज़ और जो आपको मैं अभी समझाना चाहता हूँ, देखो मेरे ये तीनों के तीनों रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहे हैं। हालांकि मैं चाहता हूँ कि एक सिलेक्ट हो, क्योंकि जेंडर या तो मेल होती है या फीमेल होती है या अदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, हमें यहाँ पे चाहिए कि कोई एक सिलेक्ट हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये कि ये जो बटन हमारा गायब हो गया ये क्या ड्रामा है। अब ये ड्रामा यही है कि इसके लिए जब हमें पता है कि डाटा हमारा ज़्यादा है तो हम उसमें स्क्रॉल व्यू लगाते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी कि स्क्रॉल व्यू आप कहाँ पे लगाते हो। जहाँ पे आप स्क्रॉल व्यू लगाओगे ना, जहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल आप इस फर्स्ट नेम के नीचे लगाओगे तो ये इससे नीचे वाला सारा डाटा स्क्रॉल करेगा, बाकी नहीं करेगा। ये इस तरह की इसकी कहानी है। मसलन मैं आपको समझा देता हूँ, मैं लगाता हूँ फिलहाल ये फर्स्ट नेम के नीचे, मतलब जैसे ये लिनियर लेआउट है ऐसे ही ये एक लेआउट होती है। अब यहाँ पे लिखते हो स्क्रॉल व्यू, विड्थ इसकी मैच पेरेंट, हाइट बेशक मैच पेरेंट रखो, रैप कंटेंट रखो, कोई फ़र्क नहीं है, बाकी इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये स्क्रॉल व्यू जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक, तो मैं कहाँ तक चाहता हूँ, इस रजिस्ट्रेशन बटन तक। ये अब देखो मैं जो ही इसको अप्लाई चेंजेस करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन क्या करेगी, क्रैश कर जाएगी। अब इस क्रैश करने की वजह भी मैंने आपको बताई हुई है कि क्रैश भी हमेशा उस वक्त होती है क्योंकि स्क्रॉल व्यू हमेशा एक टाइम में एक आइटम को हैंडल कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये कि या तो मैं इस मेल को स्क्रॉल करूँगा या फीमेल को करूँगा या इस सिटी नेम को करूँगा या इस सिटी नेम वाला एडर टेक्स्ट है उसको करूँगा, किसी एक को। तो किसी एक को करना है तो मुझे क्या फ़ायदा स्क्रॉल व्यू लगाने का, तो वो भी मैं आपको उसको बताता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन में हम गए, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। क्यों क्रैश हुई, मैं अगर लॉग कैट में जाऊँ तो मुझे वो बताएगा कि देखो भाई आपकी जो एक्टिविटी है, ये देखो सेट कंटेंट व्यू लाइन नंबर 195, यानी कि आपकी ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड की एक जो आपकी आ रही है कौन सी, ये साइन अप जावा, इसकी लाइन नंबर 33 बल्कि ये वाली, वो कह रहा है इसमें कुछ एरर है। ठीक है, 33 का मतलब ये होता है कि इसकी फ्रंट एंड में एरर है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ो ना तो ये आपको इसकी वजह बता रहा है, कास्ड बाय। अगर वैसे ना समझ आ रही हो यहाँ से ना ऐसे कंट्रोल एफ करके ना आप सर्च भी कर सकते हो अपना एरर, यहाँ पे लिखो ना एरर यहाँ पे कास्ड बाय, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली इस पर ले जाता होता है। खैर ये आपका आ गया, ये वो उसने लिखा हुआ कि बाइनरी एक्सएमएल फाइल लाइन नंबर 73 इन फ्ला स्क्रॉल व्यू कैन होस्ट ओनली वन डायरेक्ट चाइल्ड, कि आपका जो स्क्रॉल व्यू है ना वो सिर्फ एक चाइल्ड को हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, मैं ये करूँगा कि ये मैंने स्क्रॉल व्यू लगाया, कहाँ पे लगाया पता नहीं, अब ये लगा हुआ है। इस स्क्रॉल व्यू के नीचे मैं एक लेआउट लगा दूंगा, लिनियर लेआउट, ये लग गई। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, मुझे आइटम्स इसमें जाहिर सी बात है ऊपर नीचे चाहिए तो वर्टिकल, ये आ गई और ये आ गई। तो इसको मैं क्लोज जाके कहाँ पे करूँगा, जहाँ पे मेरी स्क्रॉल व्यू क्लोज हो रही है।
हमेशा याद रखो कि वो, अब यहाँ पे ये इसमें नहीं आना कि ये एक तो ना हुआ ना, ये तो फिर भी इसमें इतने सारे आइटम्स आ रहे हैं। वो इस लेआउट को सिर्फ देख रहा है। लेआउट के अंदर बेशक 1,000 आइटम है या एक आइटम है, उसको इससे कोई फर्क नहीं है। वो सिर्फ एक आइटम देख रहा है कि ये जो लेआउट नीचे वाली लगी हुई है, लिनियर लेआउट, ये बस एक आइटम है। ये देखो ना, अगर गौर करो तो यहाँ भी एक डब्बा बन रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर अब जो मर्जी आप लगाओ, बेशक एक आइटम लगाओ या 101 लगाओ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, हमारी एप्लीकेशन अब प्रॉपर रन होगी और स्क्रॉल भी होगा। बस 2 4 5 मिनट की मजीद क्लास होगी। ये देखो, मैं क्रिएट अकाउंट में गया, मैंने स्क्रॉल व्यू कहाँ लगाया था, इस नेम के नीचे। तो देखो मैं जो ही ऐसे कर रहा हूँ, नेम उधर का उधर, बाकी सारे मेरे आइटम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये देखो आप, मुझे सारे आइटम शो हो रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लेआउट को मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से हटा के, इस लेआउट और स्क्रॉल व्यू को यहाँ से उठा के मैं ले आता हूँ ये इधर ईमेल के नीचे फॉर एग्जांपल, तो अब आप देखो कि आपका क्या होगा कि ऊपर वाले आइटम फिक्स रहेंगे, इससे नीचे वाले आइटम सिर्फ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतनी बड़ी वो चीज़ें कोई नहीं है कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि जी पता नहीं अब ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। तो देखो ऊपर वाले मेरे आइटम फिक्स हैं, इधर अगर मैं टच भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर इधर मैं टच करके ऐसे टच स्वेप अप कर रहा हूँ तो देखो मेरे सिर्फ ये आइटम स्क्रॉल कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। अब इससे नीचे नीचे मेरे जितने आइटम होंगे सारे के सारे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, जहाँ तक ये मैं क्लोज की हुई है। तो इसलिए ये आपकी होती है स्क्रॉल व्यू। तो अब आप, मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रॉल व्यू को यहाँ की बजाय ये फुल नेम यहाँ से स्क्रॉल करना शुरू करूँ, यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, सॉरी, और ये हो गया, ये अंडू हो गया। तो इसको मैंने लगाया यहाँ पे, बल्कि नहीं, फिर वही आ गया, ये ऊपर हमारे पास है, यहाँ पे लग गया। तो ये हमारे पास स्क्रॉल। अब आती है बात अगली, स्क्रॉल व्यू तो आपको समझ आ गई। मैंने आपको क्या कहा था कि यार ये आइटम जो है देखो तीनों के तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, रेडियो बटन, मुझे तो एक सिलेक्ट करना है, तीनों क्यों हो रहे हैं? जब आपने इन तीनों में से कोई एक करना हो, या पांचों में से या दो में से, मतलब जितने भी रेडियो बटन हैं वो चाहे एक हैं या 101 हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, उस वक्त आप इनका बनाते होते हो ग्रुप। ठीक है, और उसको बोला जाता है रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप कोई बड़ी इसमें वो भी है, इतना कोई नहीं है बड़ी बात। सिंपल इतनी सी बात है कि ये रेडियो बटन जहाँ से शुरू हो रहे हैं उसके स्टार्टिंग में आप लिखते हो रेडियो। देखो रेडियो जब लिखो ना तो ये आपको दो चीज़ें देता है, रेडियो बटन या रेडियो ग्रुप। ठीक है, तो मैं कहता हूँ रेडियो ग्रुप। तो ये आपके पास आ गया रेडियो ग्रुप। बाकी वही सेम सेम काम, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, जो आपकी मर्जी। अब इसमें आके ये ऐसे करके क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये रेडियो, अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन आप बनाओगे, मैं मसलन यही 3 बटन यहाँ से कट नहीं करता, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मतलब कि 3 रेडियो बटन मेरे ऊपर हैं, 3 रेडियो बटन मेरे नीचे हैं। चलो नीचे वालों का मैं ज़रा ये ऐसे करके आईडी भी हटा देता हूँ और ये भी चेंज कर देता हूँ, ये ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये ज़रा दूसरे रेडियो बटन है ये। तो अब आप देखो कि हमारे पास, मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो अप्लाई चेंजेस के बाद आप देखोगे कि ये जो नीचे वाले 3 रेडियो होंगे ये फिर भी तीनों ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन ऊपर वाले जो 3 रेडियो बटन है जो मैंने उस ग्रुप के अंदर डाले हुए हैं, उनमें वैसे कोई एक सिलेक्ट होगा, तीनों नहीं होंगे। ये बन गया हमारे पास। अब देखो इस नीचे वाले की अगर बात करो, तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर ऊपर वाले की बात करो तो उन 3 में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। ये होता है, ठीक है, रेडियो ग्रुप। तो आपने सिंपल इसको, मैं बाकी रेडियो के बटन हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये गए। तो अब मैं, मुझे यहाँ पे चलो रेडियो बटन 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तीसरी की भी ज़रूरत नहीं, ये गया। अब मैंने अप्लाई चेंजेस की, अप्लाई चेंजेस के बाद आप देखोगे कि हमारे पास बाकी सारे फालतू के बटन्स तो गए, जस्ट 2 रह जाएंगे, मेल और फीमेल वाला। तो इनको हम जो है सेट कर लेते हैं। मुझे फीमेल बाद में चाहिए, मेल पहले लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास ये 2 फीम बटन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, बाद जब आप अप्लाई चेंजेस करते हैं तो वो आपको कहता है कि एप्लीकेशन को री इंस्टॉल एंड री स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपने सिंपल नीचे ऑप्शन देता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो
ये एरर नहीं होता वैसे, यहाँ पे अक्सर परेशान सर एरर आ रहा है, ये एरर नहीं होता, क्योंकि आपने एक नई चीज़ बनाई हुई होती है, तो उस वक्त उसको वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बंद करके रीस्टार्ट करना होता है। तो इसलिए वो आपको कहता है कि दोबारा अगली को अनइंस्टॉल करके न्यू करो। अच्छा, ये हमारे पास देखो रेडियो बटन आ गया, ये और ये। मैं अब चाहता हूँ कि अगर ये दोनों रेडियो बटन हमारे एक लाइन में आने चाहिए, ये तो वर्टिकली आ रहे हैं, एक लाइन में आने चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते होते हो, ठीक है। आप अपनी पोजीशन लिखोगे कि जनाब ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या क्या हो। तो इसकी जितनी भी फील्ड्स होती है ना, आप जब यहाँ पे जाते हो ना, आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली देखो एंड्रॉयड लिखा हुआ आपको शो कर रहा है, ठीक है। स्क्रॉल बार्स, पैडिंग, वही पैडिंग फलां फलां क्या है, क्लिकेबल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्लिकेबल क्या होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी हैं सारी की सारी, वो आपको डिवाइडर मतलब कि उनके दरमियान में एक वो लाइन सी लगा देता है। ये जितने भी आपने जो भी करना है, ये सारे का सारा यहाँ पे आपका शो हो रहा है कि इसको अगर आपने लेबल देना है, लेबल क्या है, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इनकी डिटेल में क्यों नहीं जा रहा। तो ये बाकी हमने अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो भी आपने लिखनी है आप लिख दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो भी लिखनी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद आपकी ये आ गया। अब हम मैंने आपको आखिरी बात ये बताई थी कि इसके अंदर से डाटा गेट करने का मेथड ज़रा थोड़ा सा और होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है कि इस रेडियो ग्रुप को भी आपने आईडी देनी है एक। मैंने कल एक बात की थी आपसे कि अगर फ़र्ज़ करो कि आपको, चलो इसकी आईडी में ये दे देता हूँ, आपको नहीं पता कि ये मैंने कोड कैसे लेना है, इस तरह का कोड आपको नेट से मिल जाता है। तो पहले हम यहाँ पे आईडीज डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है रेडियो बटन और एक हमारे पास है रेडियो ग्रुप। तो रेडियो ग्रुप की मैं वेरिएबल बस रेडियो ग्रुप ही लिख रहा हूँ, और रेडियो बटन जो हमारे पास दो हैं, उसके आप जो मर्ज़ी नाम लिख लो। मैं लिख लेता हूँ रेडियो बटन मेल और दूसरा रेडियो बटन फीमेल। इनको फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही कर लो, यहाँ पे रेडियो ग्रुप, ये वाला। अब उसका पता नहीं मैंने नाम रेडियो ग्रुप ही शायद दिया है, ये आ गया। एक हमारे पास इन मेल फीमेल, इनको भी आपने सेलेक्ट करना है। तो रेडियो बटन मेल, इसकी आईडी मेरे ख्याल मैंने आरडी मेल दी थी, ये आ गई। एक हमारे पास आरडी फीमेल आ गया, ये आ गया। और इसकी हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब वैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि इसका डाटा कैसे गेट होता है, ठीक है। तो अब आपने अगर नेट से सर्च करना है, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये मैंने आपको क्या कहा है कि रेडियो ग्रुप, जैसे कि आप उसकी बात कर लो, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ, पहले आपको ये समझा दूँ। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग गेट ऐसे किया, मैंने यहाँ पे लिखा रेडियो बटन मेल डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये इसने टेक्स्ट गेट की है रेडियो बटन की, लेकिन याद रखो कि वो हमेशा सिर्फ मेल की ही सिलेक्ट टेक्स्ट गेट करेगा। अगर यूज़र ने फीमेल को सिलेक्ट कर लिया, वो फीमेल की टेक्स्ट नहीं गेट कर पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है। या अगर दो से ज़्यादा रेडियो बटन हैं, ठीक है। अगर तो एक ही है तो फिर तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जब एक से ज़्यादा बटन होंगे तो उसमें रेडियो बटन के अंदर टेक्स्ट को गेट करने का मेथड थोड़ा सा और होता है। उस वक्त टेक्स्ट हमारी गेट होती है आईडी से, ठीक है। तो अब सर्च कैसे किया जाता है, सर्च अगर आपको करना है आपने, वैसे दो लाइनों का कोड होता है वो, जो इससे नीचे है, बाकी की सारा मैं लिख चुका हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता तो आप सिंपल ऐसे लिखो कि हाउ टू गेट। अब ये गूगल वाला थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कहीं पे सर्च करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू गेट टेक्स्ट फ्रॉम रेडियो ग्रुप इन एंड्रॉयड। स्टूडियो लिख दो या ना लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे आ गया ऐसे करके स्टैक ओवरफ्लो। ऊपर वाली वेबसाइट में भी इसका उसने हाल दिया हुआ है। तो ये ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़ दो। ये नीचे बात आती है, देखो उसने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि ये आपका बटन है, ठीक है। इसने भी खैर वही डायरेक्ट दे दिया मेल वाला, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आके नीचे बैकएंड की बात की है, तो वही वाला काम जैसे जो मैंने किया। अब ये प्राइवेट को छोड़ दो कि प्राइवेट क्या है, प्राइवेट पब्लिक लिखो ना लिखो कोई नहीं, हमने एक एक्टिविटी तक ही रहना होता है। तो देखो उसने पहले वही बात जो मैंने काम किया है कि रेडियो बटन्स को और रेडियो ग्रुप के वेरिएबल डिक्लेयर किए, नीचे उसने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करवाया, ये बात, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आपका है रेडियो सेलेक्ट करने के लिए, इसमें क्योंकि आप, मैंने क्या बताया कि अगर एक बटन है तो फिर तो आप गेट टेक्स्ट से कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा है फिर वो गेट टेक्स्ट से नहीं होता, वो आईडी से होता है।
आईडी मतलब कि हमेशा आपका ये जो रेडियो ग्रुप होता है ना, वो इसको ये नहीं समझता कि ये मेल है और ये फीमेल है। वो इसको ऐसे समझता है कि ये 0 है, ये 1 है, इसके अगर कोई और बटन है तो वो 2 है, अगर एक और है तो 3 है, अगर 4 है, मतलब 4 रेडियो बटन हैं तो 3 है, अगर 5 रेडियो बटन हैं तो 4 है। वहाँ 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो इसको देख रहा होता है। ठीक है, तो सेम यही काम आपने करना था, आपने एक इंटीजर डिक्लेयर करना है। ठीक है, जो आपका देखो अगर गौर करो तो ये कोड लिखा हुआ है, ये वाला। मैंने क्या कहा था कि 2 लाइनों का कोड है आपका। ठीक है, अब ये आपके सर्च करने का तरीका है, जितना भी है आप इसको इस तरीके से सर्च करते होते हो। तो हमने खैर इधर आए वापस, ये हमारे पास। तो अगर मैं इसको जेंडर को गेट करना चाहूँ तो मैं क्या काम करूँगा, इस तरीके से गेट नहीं करूँगा, मैं लिखूंगा इंट। अब इंट क्यों लिख रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया ना कि ये आईडी पे चलता है, 1 2 3 पे, बाकियों को तो हम स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, ये आईडी पे चलता है इंट। अब इसका जो मर्जी है नाम लिख दो, आपकी मर्जी कि आपने इस आइटम का नाम क्या लिखना है वेरिएबल का। मैंने आईडी लिख दिया, ये आ गया। अब आपका आगे वही वाली बात कि रेडियो ग्रुप डॉट, अब मैंने डॉट डाला ना, तो डॉट के बाद आपको वो ऑटोमेटिकली देखो वो वाला दे रहा है कोड, डॉट गेट चेक रेडियो बटन आईडी, बस दैट्स इट। अब देखो ये वाली हम उसने आईडी गेट की, आईडी गेट करने के बाद अब हमारा आगे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो मर्जी या करें। ठीक है, जैसे ये कोड मैंने पूरा का पूरा आपको बताओ, मैंने काफ़ी इसलिए नहीं किया कि एक एक लाइन का आपको बता दूं। तो ये हमने आईडी गेट कर लिया। अब उसने किया क्या है कि जब यूज़र ने एग्जीक्यूट किया, कोड हमने एग्जीक्यूट करे, ये दो हमारे पास रेडियो बटन है, मतलब कि इस पहले वाले रेडियो बटन की आईडी 0 है और इसकी 1 है। जब यूज़र ने ये वाला सेलेक्ट किया, उसने आईडी अपने पास सेव कर ली कि 0, और अगर इसको सेव किया, सेलेक्ट किया, तो उसने सेलेक्ट कर ली आईडी इसकी 1। अब इस आईडी के थ्रू हमने टेक्स्ट कैसे गेट करनी है, तो टेक्स्ट गेट करने के लिए आपका यही कोड है, मतलब कि हम इसको पहले वही बात कि फ्रंट एंड को बैक एंड से दोबारा कनेक्ट करवाएंगे। अब वैसे ये फ्रंट एंड वो है कोई नहीं। ठीक है, ये वो वाली फ्रंट एंड समझ लो कि जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि वो बिल्डर वाला हमने काम किया था। ठीक है ना, तो ये वही वाला बिल्डर वाला काम आपने यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे लिखो कि जो आपने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी की बात करनी है हमने, रेडियो ग्रुप। ठीक है, रेडियो ग्रुप इक्वल, हमने यहाँ पे आके अब उस आईडी का जिक्र करना है कि जो हमने आईडी गेट की उस आईडी की बटन। ठीक है, तो वही फाइंड व्यू बाई आईडी और फलां फलां, सिर्फ आईडी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये वाला आपने लिखना है आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी। आप इस पे रटा नहीं लगा लेना कि इधर अगर मैं इस कोड पे है तो मैं इस कोड पे देखो ये रेडियो बटन लिखा हुआ है, ये भी, तो ये हमने क्यों नहीं लिखा। ये पुराने एंड्रॉयड में होता था, नए एंड्रॉयड में इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हमें, तो इसलिए इसकी हमें नहीं ज़रूरत। तो हमने अब सिंपल यहाँ पे फिर वही बात कि इसमें जितना भी आपका, जब आपने ज़्यादा बटन्स होते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा बटन्स, तो उसमें आपके ये जो मेल फीमेल जैसे ये दो हैं, इन दो को यहाँ पे फ्रंट एंड में डिक्लेयर करो या ना करो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाना होता है, ग्रुप वाली से। ठीक है, तो मैंने अब लिखा रेडियो ग्रुप डॉट गेट। ठीक है, गेट सिलेक्टेड आइटम या जो भी हमारे पास है, गेट सिलेक्टेड आईडी, तो वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से अब डाटा ले लेता है। तो ये तरीका होता है। अब इसको अगर चेक भी करना है कि हमारा कोई जो डाटा है, ये मसलन ये है ना कि अगर यहाँ पे आइटम आपका कोई सिलेक्ट नहीं होता, ये आखिरी चीज़ है, मैं फिर अब क्लास को एंड कर रहा हूँ। ये आ गया। अब देखो मैं अगर चाहूँ कि जी नेम चेक करे, तो नेम के बाद अगर ये उसने यूज़र ने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ जेंडर, तो वो उसको भी सिलेक्ट करे। देखो ये इसको चेक ही नहीं कर रहा, तो इसको चेक करने का मेथड ये वाला नहीं होता, ऐसे एम्प्टी वाला। इसको चेक करने का मेथड क्या होता है, सेम यही काम है, आपने ऐसे लेना है, एल्स इफ। ठीक है, सिंपल वही बात कि इफ रेडियो ग्रुप डॉट, ये ऊपर वाली लाइन आपने लिखनी थी, गेट चेक, ये वाली इक्वल। अब यहाँ पे ये वाला इक्वल अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, क्योंकि हमने 1 2 3 चेक करना है, 2 बार इक्वल का साइन डालना है, -1। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखो आपका, मैंने क्या बताया कि आईडी कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 जितने भी रेडियो बटन हैं। तो जब कोई भी आईडी नहीं होती वो -1 होती है। आप ये लिखते हो तो फिर आप उसके अंदर एरर शो करो कि प्लीज़ सेलेक्ट आईडी, ये किया, प्लीज सेलेक्ट
जेंडर, सॉरी आईडी नहीं। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास ये जो डाटा आ रहा है, ये सारे का सारा अब आके हमारे पास उसमें, सॉरी किधर गया, ये वाला। तो अब हमारे पास इनमें से अगर मैं जेंडर नहीं सिलेक्ट करते, तो अब वो एरर देगा हमें यहाँ पे कि भाई जेंडर भी सिलेक्ट करो आप। ठीक है, आप जेंडर सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो जेंडर भी सिलेक्ट करने के लिए तो वो एक हमारे पास फिलहाल, ये इसको कंपाइल करते हैं, बल्कि ये कोड हमने लिखना है, कोड हम लिख लेते हैं। इसको फिलहाल चलो ऐसे कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। अभी पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि जस्ट हमें ये चेक कराना है कि ये हमारा चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अप्लाई चेंजेस आपने कर दी। और देखो नेम पहले चेक करेगा। ठीक है, नेम मैंने एंटर कर दिया। अब नेम के बाद मैंने जेंडर सेलेक्ट नहीं की, मैंने जो ही क्लिक किया तो देखो प्लीज सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, तो मैं अगर कोई जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ, अब वो सिटी नेम को चेक करेगा। ठीक है, सो ऑन आगे ऐसी जो भी हमारी ऑप्शन है, ये उसको ऐसे ही देखता जाएगा। तो ये हमारा तरीकाकार होता है। अब जेंडर जो है हमने टेक्स्ट गेट करनी है, तो टेक्स्ट गेट करने के लिए हमारे पास यही चीज़ है, ये वाला कोड। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जाके हम इस डाटा को सेव करेंगे आगे जाके डेटाबेस के अंदर। ठीक है ना, तो डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। सबसे पहले उसमें हमने यही करना है कि हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये जो जितना भी फॉर्म बना हुआ है ये वाला, तो उसको हमने फॉर्म को जो है प्रॉपर इधर आके डाटा सेव करेंगे, और जो भी हम इधर डाटा लिखेंगे वो बजाय यहाँ पे कुछ करने के, हमारा वो डाटा सारे का सारा ऑनलाइन जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो वो हमने करना है, बस वही उसके अंदर रह गया, वो ज़्यादा लंबा काम कोई नहीं है। ठीक है, इन पे ज़्यादा मैं डिटेल में चला गया था, इसलिए ये मेरे ख्याल 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास उम्मीद है कि शायद इतनी लंबी ना हो। तो उसमें एक काम हमने बस वो करना, और एक हमने काम करना है कि जो डाटा हमने सेव किया हुआ है उस डाटा को हम गेट कैसे करते हैं। बस दो काम आपके रह गए हैं। ये दो काम आपके हो गए तो इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना यही वाला काम करेंगे, डेटाबेस के अंदर हम ये सारा डाटा जो इधर लिख रहे हैं ये कैसे सेव होगा। फ़िलहाल तो ये कहीं पे भी सेव नहीं हो रहा, ना ही कुछ हो रहा है। बस हम इस पे जा रहे हैं कि अगर ये फील्ड की वैलिडेशन करे तो देखे कि इसमें नेम कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। जब देखो कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो उसके बाद वो एक्शन क्या करता है, ये प्रोग्रेस डायलॉग शो करा देता है। मैं हम अगली बार ये करेंगे कि यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग की बजाय यहाँ पे हम कोड लिखेंगे कि ये जो डाटा है वो डाटा बेस के अंदर जाके सेव करे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का जो है टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें,